हेलो स्टूडेंट्स। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास के टॉपिक के अंतर्गत हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, मिडेवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ को पढ़ा। अब हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास को यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ जीएस के हिस्ट्री टॉपिक के अंतर्गत लेक्चर 7 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के देखिए आधुनिक इतिहास का अगर हम देखे जाए तो यहाँ पे 2 सेक्शन में हम बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, आधुनिक जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, 2 पार्ट में है। एक आपका पार्ट में आता है मराठा रूल, मराठा शासन, और दूसरा आता है ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन। ठीक है, और आधुनिक इतिहास का जो टाइम पीरियड है वह 1741 से लेकर आपका 1947 तक का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो मराठा शासन का भी अपना अलग अलग फेज है, ब्रिटिश शासन, ठीक है, उसका भी अलग अलग फेज है। तो ये पूरा जो इतिहास का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है 1741 से लेकर 1947 तक का, इस टाइम पीरियड को हम अलग अलग फेज में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें से पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये फेज कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे। फर्स्ट फेज अगर हम देखते हैं तो 1741 से लेकर 1757 तक का जो फेज है, सेवनटीन 57 तक का जो फेज है, ठीक है, इस फेज में जो है हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मराठा रूल। इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट मराठा रूल। इनडायरेक्ट मराठा या रूल या मराठा रूल अंडर, या ऐसा बोल सकते हैं कलचुरी शासन अंडर मराठा रूल, या कल्चुरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मराठा रूल। तो इस शासन में क्या है, यहाँ पर मराठों ने क्या किया, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो देखिए, आपको पहले ही मालूम है कि रतनपुर के कल्चुरी 1741 में भास्कर पंत ने रतनपुर के कल्चुरी के अंतिम शासक को युद्ध में हरा दिया था और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। बट यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट रूल नहीं किया। ठीक है, 1757 तक शासन होते रहे। इसी रायपुर शाखा में भी 1757 तक इनडायरेक्ट मराठी रूल करते रहे। यहाँ पर कल्चुरियों को सत्ता में रहने दिया, बट वो कल्चुरी जो है किसके डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं, मराठों के डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो आपको पहले ही बताया गया था कि 2 ब्रांचेस हो, रतनपुर के कल्चुरी और रायपुर कल्चुरी। ठीक है, रायपुर कल्चुरी जो है 1750, अब हम लास्ट के शासकों को देख रहे हैं। जब 1741 से लेकर 57 तक छत्तीसगढ़ में जब कल्चुरी शासन था, तो उस समय की हम बात करते हैं। लास्ट के 2 शासकों रतनपुर की कल्चुरी की हम बात करते हैं 1741 से लेकर 1757 तक। तो यहाँ पर 2 शासक का नाम आता है। एक का नाम आता है रघुनाथ सिंह, जिन्होंने सरेंडर किया था, और दूसरे शासक का जो नाम आता है उनका नाम आता है मोहन सिंह का नाम आता है। ठीक है, रायपुर के जो कल्चुरी शासक हैं उनके अंतर्गत आता है अमर सिंह का नाम आता है। 53 में अमर सिंह को रिप्लेस कर दिया गया था, और दूसरा जो नाम आता है वह शिवराज सिंह का नाम आता है। ठीक है, तो ये जो रघुनाथ सिंह है या मोहन सिंह है या अमर सिंह है या शिवराज सिंह है, ये किसके अंडर में शासन कर रहे थे, ये मराठाओं के अंडर में शासन कर रहे थे। कल्चुरी की जो इंडिपेंडेंस रूल है वो तो 1741 में ही रतनपुर कल्चुरी जो है वह मराठों के क्या कर दिया, सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी प्रकार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है इंडिपेंडेंट रूल जो है कल्चुरियों का 1741 में समाप्त हो जाता है, जिसका डिस्कस हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट फेज होता है। दूसरा जो फेज है इसमें
वो आता है 1757 या 58 से लेकर 1757 58 से लेकर जो है टू 1818 तक का टाइम पीरियड आता है। ठीक है, यहां पर जो है प्रत्यक्ष मराठा शासन है। यहां पर क्या है? प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष जो है डायरेक्ट मराठा रूल है यहां पर। ठीक है, तो इसमें भी अगर देखते हैं तो यहां पर बहुत लंबी व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके हम एक पढ़ेंगे। जो हमारे थर्ड फेज जो होता है वो है 1818 टू 1830। ठीक है, 1818 टू 1813 30 का टाइम पीरियड है। इसको बोलते हैं मराठा रूल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलना सही नहीं रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलेंगे इसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मराठी जो है वह ब्रिटिश शासन के अधीनस्थ जो है 1830 तक शासन करते हैं। इसका जो नेक्स्ट जो फोर्थ फेज है, जो फोर्थ फेज आएगा 1832 1853 54। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट मराठा शासन, डायरेक्ट मराठा शासन। ठीक है, यहां पर प्रत्यक्ष मराठा शासन आ जाएगा। तो ये मराठा शासन के अंतर्गत देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन है उसके हम 4 फेज देख रहे हैं, 1741 से 1757। ठीक है, दूसरा फेज जो है 1757 से 1818, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मराठा रूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? डायरेक्ट मराठा रूल कह रहे हैं इसको। ठीक, फिर थर्ड जो फेज है 1818 से 1813, यह जो है मराठा रूल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पर शासन कर रही थी, भले ही मराठों के नाम से। ठीक है, इसके अंतर्गत ये हो गया। चौथा जो है वो 1830 से 1854, इसमें फिर से डायरेक्ट जो है छत्तीसगढ़ में अगेन मराठा रूल डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यह मराठों का हो गया। ठीक है, यह मराठों के बारे में हो गया। छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की हम बात करें तो ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करते हैं तो एक फेज हम मराठा शासन में पढ़ा 1818 से लेकर 1830 तक। ठीक है, क्लियर चीजें। यहाँ क्या था? ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था मराठा शासन में। ठीक है, और दूसरा जो फेज आता है वो 1853-54 से लेकर 1947 तक। यहां पर होता है डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? यह ब्रिटिश शासन है बट मराठा रूल अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ऐसा इसको हम यहां पर बात करते हैं। कुछ वर्षों के लिए, केवल 12 वर्षों के लिए था, ब्रिटिश शासन था। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल था मराठाओं के ऊपर 1818 से लेकर 1830 तक। तो एक एक फेज करके हम यहाँ पर चीजों को पढ़ेंगे। तो इसको हम दे देते हैं
फिफ्थ के बाद इसको हम करते हैं ब्रिटिश रूल को जो है हम दे देते हैं फोर्थ हुआ, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको फिफ्थ फेज दे देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल जो है ये है 1853-54 से लेकर 1947 तक डायरेक्ट। उससे पहले भी रहा है, लेकिन हम वो मराठा रूल में उसको हम पढ़ लेंगे, ओवरलैप मत कीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बताया हूँ। तो एक एक फेज को हम यहाँ पर करते हैं। तो पहला फेज जो था 1741 से लेकर 1757 तक, तो ये फेज को हमने मिडिएवल छत्तीसगढ़ में पढ़ लिया है, जब कलचुरियों का पतन हो रहा था उस फेज में इसको हमने कर लिया। तो हमारा जो है यह सेकेंड फेज से स्टार्ट होता है 1757 टू 1818 तक का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो हम जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं अभी, हम क्या पढ़े, 1757 या 58 टू 1818 तक का छत्तीसगढ़ में शासन पढ़ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में क्या है, प्रत्यक्ष मराठा शासन का समय। क्या है यह, प्रत्यक्ष मराठा शासन, डायरेक्ट जो है रूल है मराठाओं का छत्तीसगढ़ में। अब देखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है मराठाओं के अधीन आ रहा था, तो भास्कर पंत जो है सेनापति था। तो किसका सेनापति था, तो भारत के इतिहास में आप देखोगे तो मराठियों का जो है नागपुर क्षेत्र जो है, वहां पर जो है भोसले डायनेस्टी, भोसले जो है डायनेस्टी जो है उसके अंतर्गत आता था। तो इसको बोलते हैं भोसले वंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, भोसले वंश के अंतर्गत आता था। भोसले वंश का जो कैपिटल था वह नागपुर था। क्या था यह, नागपुर था। ठीक है, नागपुर का इनका जो मेन था उसका नाम था सीतावर्डी फोर्ट। क्या नाम था यह, सीतावर्डी का किला इनका फोर्ट, जहां से ये रूल कर रहे थे। ठीक है, तो 1741 में आपको मालूम है कि नागपुर का एक सेनापति भास्कर पंत था, जब बंगाल विजय के लिए गया था तो रास्ते में उसको बहुत सारी, इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है। तो वह रतनपुर के कलचुरियों पर आक्रमण किया और सरेंडर करके रतनपुर को अपने, मतलब कलचुरियों को अपने अंडर ला लेता है। ठीक है, तो नागपुर के भोसले डायनेस्टी की एक शाखा जो है, उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर लिया। तो शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ पर उन्होंने 1741 से लेकर 1757 तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या किया, इनडायरेक्ट रूल किया। ठीक है, इनडायरेक्ट रूल किया। ठीक है, बट 1757 के बाद से 1757 के बाद से इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट रूल कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे भोसले डायनेस्टी का जो मेन राजा होता था वह कहाँ बैठता था, भोसले वंश का जो राजा था, ठीक है, वह कहाँ बैठ रहा है, नागपुर में बैठ रहा है। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करने के लिए क्या करता है, अपने राज परिवार या राजकुमारों की मदद से ही क्या करता है, वह शासन कर रहा है। ठीक है, तो भोसले परिवार का ही एक व्यक्ति जो है छत्तीसगढ़ के रतनपुर में आकर क्या करता है, शासन करता है और छत्तीसगढ़ को कंट्रोल करता है। तो ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जो मराठा प्रतिनिधि शासक था वो कौन कौन था, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। एक राजा है आपके नागपुर के भोसला जो मुख्य थे, और छत्तीसगढ़ के रतनपुर के शासक। ठीक है, तो इनमें आप कंफ्यूज मत कीजिए होइएगा। ठीक, तो नागपुर देखिए, यहां पर मैं एक चीज को बता दे रहा हूं, नागपुर के जो राजा हैं, अब अब ये टाइम पीरियड कब का है, ये नागपुर के राजा जो है यह 1757 से लेकर जो बोल सकते हैं 1854 तक की हम बात करते हैं। तो जो नागपुर के राजा हैं उनमें नाम आता है, जैसे रघु जी सेकेंड का नाम आता है। 1757 में रघु जी सेकेंड थे। रघु जी सेकेंड के बाद बनते हैं मुधो जी।
ठीक है। मोधो जी के बाद बनते हैं परसो जी। ठीक है। मोधो जी के बाद बनते हैं परसो जी भोसले। परसो जी भोसले के बाद बनते हैं अप्पा साहब, और अप्पा साहब के बाद बनते हैं रघु जी थर्ड। ठीक है। रघु जी थर्ड का जो टाइम है 1818 से लेकर 1853 तक रहते हैं। ये पॉइंट्स को यहाँ नोट करेंगे। ये कहाँ के शासक हैं? ये नागपुर के शासक हैं। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी फेज में रहता है कि कहाँ से इनके नाम रिपीट हो रहे हैं। ये कहाँ के शासक हैं? ये नागपुर के शासक है। कहाँ के हैं? ये नागपुर के शासक हैं। कंफ्यूजन मत होइएगा। रघु जी फर्स्ट की मृत्यु के बाद जो है रघु जी द्वितीय वहां शासक बनते हैं। उसके बाद मुथु जी हैं, फिर रघु जी द्वितीय की। ठीक है। मोधो जी के बाद परसो जी, और परसो जी के बाद जो है अप्पा साहब के बाद रघु जी तृतीय। ठीक है। अप्पा साहब जो बनते हैं 1817 टू 1818 तक का। ठीक है। परसो जी को जो टाइम पीरियड है 1816 टू 1817। ऐसे डेट हैं, ज्यादा इसको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं जो कोरिलेट रहेगा उसी को मैं बताऊंगा। अब देखिएगा, नागपुर का के अधीन जो है अब रतनपुर जो है, अब रतनपुर में मराठा शासन, या रतनपुर में हम क्या बोलते, छत्तीसगढ़ में मराठा शासक, मराठा शासक। अब जो है रतनपुर राज्य था, तो रतनपुर राज्य बोले या छत्तीसगढ़ बोले बात एक ही है। उनकी राजधानी कहाँ थी? रतनपुर में था। ठीक है। तो रघु जी द्वितीय का बेटा था जिसका नाम था भीमबाजी भोसले। रघु जी द्वितीय का बहुत सारे बेटे थे, उनमें। ठीक है। रघु जी द्वितीय के बहुत सारे बेटे थे, उसमें से एक बेटा था भीमबाजी भोसले। ठीक है। तो भीमबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया। ठीक है। किसको सौंपा गया? छत्तीसगढ़। ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये 1757 की बात कर रहे हैं ना। तो पहला शासक जो मराठा शासक जो है, प्रत्यक्ष मराठा शासक जो है छत्तीसगढ़ में बनता है, उसका नाम क्या है? भीमबाजी भोसले नाम है। क्या है? भीमबाजी भोसले उनका नाम है। ठीक है। पहला मराठा शासक जो बनते हैं उनका नाम क्या है? भीमबाजी भोसले। भीमबाजी भोसले 1757-58 से लेकर जो है 1787 तक यहाँ पर शासन करते हैं। 1787 में उनकी डेथ कर जाती है। देखिए, मैं यहाँ पे सबको एक बार मैं बता देना चाह रहा हूँ ना, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। एक एक हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे। भीमबाजी भोसले कब से कब शासन करते हैं? 1757-58 से लेकर 1787 तक यह शासन करते हैं। ठीक है। भीमबाजी भोसले के बाद जो है कुछ समय के लिए जो है वह चिमना जी आते हैं। कुछ समय के लिए जो है चिमना जी भोसले शासक रहते हैं। 1787 से लेकर 1788 तक का। ठीक है। चिमना जी भोसले के बाद जो है अगला शासक आते हैं बैंकोजी भोसले। बैंकोजी भोसले। ठीक है। बैंकोजी भोसले जो है 1788 से लेकर यह 1811 तक रहते हैं। यही बैंकोजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ में क्या किया इन्होंने?
सूबा शासन की शुरुआत की थी। आगे हम पढ़ेंगे इसको, सूबा शासन की को प्रारंभ किया था इन्होंने। ठीक है, सूबा शासन को क्या किया था इन्होंने, प्रारंभ किया था। भीमाजी भोसले के बाद कौन बने, चिमना जी, चिमना जी के बाद कौन, बैंको जी। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, बैंको जी भोसले के बाद से जो है यहाँ का छत्तीसगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया था परसो जी भोसले को। किसको किया गया था, परसो जी भोसले को जो है यहाँ का प्रशासक नियुक्त। देखिए ये परसो जी भोसले जो है वो यहाँ थे। बाद में मुधु जी की मृत्यु के बाद परसो जी कहाँ चले जाते हैं, नागपुर चले जाते हैं ना, नागपुर चले जाते हैं। तो परसो जी भोसले जो है यहाँ पर हैं, फिर बाद में क्या चले गए, वो नागपुर चले जाते हैं जब किसकी, मुधु जी की डेथ हो जाती है तब उसके बाद से। ठीक है, परसो जी भोसले के बाद जो है अगला जो है प्रशासक बनते हैं छत्तीसगढ़ के अप्पा जी भोसले। ठीक है, अप्पा जी भोसले या अप्पा साहब जी को वो बनते हैं। ठीक है, ये 1817 तक रहते हैं। उसके बाद से यह कहाँ चले जाते हैं, यह नागपुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, यह नागपुर चले जाते हैं। ठीक है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ के शासक हो गए और इधर आपके नागपुर के शासक हो गए। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। भीमा जी भोसले, चिमना जी भोसले, बैंको जी भोसले, एक एक करके मैं बताऊंगा क्या कारण हुआ कि अप्पा जी भोसले छत्तीसगढ़ से वहां चले गए। देखिए उनमें कोई वारिस नहीं था। परसो जी भोसले की मृत्यु के बाद से जो है कोई वारिस नहीं था, तो अप्पा जी को नागपुर राज्य संभालना पड़ा। तो यह रतनपुर से कहाँ चले गए, यह नागपुर चले गए। ठीक है, एक एक स्टोरी करके हम पढ़ेंगे। तो आप अब यहाँ पर मैं आपको बता दिया राजाओं का एक सीक्वेंस है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी और छत्तीसगढ़ के मराठा शासन और नागपुर के मराठा शासन। नागपुर के अंतर्गत रतनपुर के जैसे और राज्य थे। ठीक है, जिसके अलग अलग प्रशासक, लेकिन हमको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा। डेट भी मैंने लिख दिया है जिससे आपको कठिनाई नहीं होगी। तो जो हमारा फेज था छत्तीसगढ़ में, क्या था, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन ना। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। तो इस छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष मराठा शासन जो है स्टार्ट होता है 1757 से लेकर 58 से लेकर 1818 तक यहाँ प्रत्यक्ष मराठा शासन चलता है। तो पहला जो शासक होते हैं छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन में, उनका नाम रहता है भीमबाजी भोसले। क्या नाम रह रहा है, भीमबाजी भोसले। ठीक है, भीमबाजी भोसले जो है यह 1758 से लेकर 1787 तक छत्तीसगढ़ में रतनपुर में ही रहकर राज्य किया। इन्होंने क्या किया, रतनपुर में ही रहकर अपना शासन किया। ठीक है, इन्होंने रतनपुर में ही रहकर अपना शासन किया। ठीक है, इनके संदर्भ में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, यह छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम मराठा शासक थे और छत्तीसगढ़ के रतनपुर में ही रहकर क्या कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से के या छत्तीसगढ़ के संस्कृतियों के अनुरूप ही उन्होंने क्या किया, प्रशासन चलाया। अभी तक मतलब कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप ही इन्होंने क्या किया,
शासन किया, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। ये जो है रेगुलर रूप से, नियमित रूप से क्या करते थे, यह नियमित रूप से रतनपुर में दरबार का आयोजन करते थे। दरबार का यह आयोजन करते थे और छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं का समाधान करते। छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं का यह समाधान करते थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका कोई भी हिस्सा नागपुर में नहीं भेजते थे, नागपुर में नहीं भेजते थे, यहीं पे खर्च होता था, ये खर्च होता था। ठीक है। इनके शासनकाल में या इनका शासनकाल जन कल्याणकारी था। छत्तीसगढ़ की जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। छत्तीसगढ़ की जनता में लोकप्रिय हो गए। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनता में क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनता में काफी लोकप्रिय थे। इसका जिक्र जो है एक यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ने भी किया है। कोलब्रुक ने भी कहा है कि यह छत्तीसगढ़ के क्या थे, बहुत लोकप्रिय शासक थे और अपने यात्रा वृतांत में या उसने अपनी जो लिटरेचर लिखा उसमें बिम्बा जी की क्या किया है, तारीफ किया है। बिम्बा जी भोसले की तारीफ किया हुआ। ठीक है। बट अचानक ही बिम्बा जी भोसले की मृत्यु हो जाती है ना। बहुत अच्छा शासन प्रशासन चल रहा था, बट 1787 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही दुखी हो गई थी, ऐसा लिखा गया लिटरेचर में। ठीक है। बिम्बा जी भोसले ने ही दशहरा के पर्व पर जो है स्वर्ण पत्र देने की प्रथा स्टार्ट की थी। स्वर्ण पत्र देने की प्रथा को प्रारंभ किया था। स्वर्ण पत्र देने की प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है। बिम्बा जी भोसले की जो पत्नी थी, वो 3 पत्नियां थी। इनका नाम मैं लिख देता हूं, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। ठीक है। रमाबाई जो है वह पति के वियोग में सन्यासी हो गई है। मरने की मृत्यु के बाद जो है रमाबाई क्या हो रही है, सन्यासी हुई। उमाबाई जो है सती हो गई और आनंदीबाई जो उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक प्रशासन को संभालते रहे, प्रशासन का संचालन किया रतनपुर में ही रहकर।
ठीक है। तो ये बिंबाजी भोसले के समय की बात हुई। इन्होंने क्या किया, कचूरी शासन व्यवस्था जैसे क्या किया, छत्तीसगढ़ में शासन किया। इनका जो शासन था बहुत ही जन कल्याणकारी था, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को ये बहुत याद आ रहे थे। और छत्तीसगढ़ की जनता इनकी मृत्यु के बाद जो है शोक ग्लानि में डूब गई थी। ठीक। भीमाजी भोसले के समय के कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम बता लेते हैं। भीमाजी भोसले के समय ही रतनपुर में जो है राम टेकरी मंदिर का निर्माण हुआ। राम टेकरी मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरा, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार हुआ। ठीक है। हाँ, बिम्बा जी के बाद जो है जो दूसरा जो प्रशासक आते हैं वो है चिमना जी। क्या नाम उनका? चिमना जी भोसले। तो चिमना जी भोसले जो है बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहे, कुछ ही समय रहे और उनको तुरंत जो है नागपुर में बुला लिया गया। कहाँ बुला दिया गया? नागपुर उनको बुला लिया गया। तो बहुत कम समय के लिए थे चिमना जी भोसले। ठीक। मोदू जी की के कारण इनको तुरंत वहां बुला लिया गया। ठीक है। तीसरा, चिमना जी के बाद से अगला जो प्रशासक आते हैं उनका नाम है बैंको जी भोसले। क्या नाम है? बैंको जी भोसले। 1788 से लेकर 1811 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये बैंको जी भोसले जो है ये चिमना जी भोसले के भाई थे ये। ठीक है। चिमना जी कहाँ चले जाते हैं? चिमना जी भोसले जो है वो नागपुर चले जाते हैं। बैंको जी भोसले को छत्तीसगढ़ का प्रभार दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं एक और बात कर रहा हूँ कि बैंको जी भोसले जो है छत्तीसगढ़ में आकर रतनपुर में आकर शासन नहीं किया। बैंको जी भोसले जो है, बैंको जी भोसले ने नागपुर से ही छत्तीसगढ़ का प्रशासन और दरबार का संचालन किया। ये पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। ठीक है। जो पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं इस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। ठीक है। तो नहीं किया तो किसके माध्यम से किया? तो इन्होंने अपने बिहाफ में छत्तीसगढ़ का प्रशासन की देखभाल करने के लिए एक नया पद का सृजन किया जिसका नाम था सूबेदार। तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने सूबेदारों के माध्यम से क्या किया? शासन का संचालन किया। प्रशासन का संचालन किया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 1788 से लेकर 1818 तक जो है छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था चलती रही। छत्तीसगढ़ में क्या हुई? सूबेदारी व्यवस्था चलती रही। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है किसके माध्यम से चलाया गया? सूबेदारों के माध्यम से चलाया गया। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुई? सूबेदारी व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सूबेदारी
व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय, स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? वेंकोजी भोसले को जाता है। ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जब सुबेदारी व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है ना, तब तो राजा यहाँ पे नहीं रह रहा, इसलिए छत्तीसगढ़ का गौरव जो है, जो पहले था कलचुरी के समय जो था या भीमाजी भोसले के समय था, अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का गौरव जो है, छत्तीसगढ़ का जो गौरव है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षीण हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, हो रहा है। ठीक है। सूबेदारों की नियुक्ति का कोई निश्चित नियम नहीं था, कोई निश्चित नियम नहीं था। ठीक है। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ सूबा से, अब छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाने लगा? सूबा कहा जाना है। छत्तीसगढ़ सूबा से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर नागपुर भेजने का वादा करता था, उसे ही सूबेदार बना दिया जाता था। मतलब सूबेदार का कोई नियम निश्चित नहीं था। जो व्यक्ति ज्यादा जो टैक्स नागपुर राज्य को देने का वादा करता था, वेंको जी जो है उसको सूबेदार बना देते थे। तो छत्तीसगढ़ में एक नई व्यवस्था जो है सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है। और यह व्यवस्था वेंको जी की मृत्यु तक भी चला, उसके बाद भी चला। मतलब ये नहीं, वेंको जी का जो समय काल है 1788 से लेकर 1811 तक, यहाँ तक नहीं चला। ये पूरा सूबेदारी व्यवस्था जो चला 1788 से लेकर 1888 तक ही चलते रहा। ठीक है, जो उन्होंने सूबेदारी व्यवस्था को, अब सूबेदारी व्यवस्था जब इंट्रोड्यूस हो गई, सूबेदारी व्यवस्था जब इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, तो जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ से ज्यादा टैक्स पटाने का वादा करता था, उससे ही क्या कर दिया जाता था? यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है। ठीक। अब हम सूबेदारी व्यवस्था को पढ़ेंगे। इनके समय में छत्तीसगढ़ में 2 यूरोपीय यात्री आए। एक 1719 में आया, 2 यूरोपीय यात्री जो है यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए। एक 1790 में आया जिसका नाम था फॉरेस्टर। दूसरा 1795 1795 में आया जिसका नाम था जेटी ब्लंट। जेटी ब्लंट 2 व्यक्ति आए। ठीक है, तो इसको पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, कभी कभी आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। ठीक, तो ये वेंकोजी भोसले के बारे में हो गया। तो अब हम बात करते हैं वेंकोजी भोसले ने जो सूबेदारों की नियुक्ति की थी, सूबा शासन। ठीक है, सूबा शासन की हम बात करते हैं। तो सूबा शासन में सबसे प्रमुख, क्षेत्र का सबसे प्रमुख हो गया, कौन हो गया? सूबेदार हो गया। ठीक है, सूबेदार क्या हो गया? वह प्रशासन का प्रमुख हो गया, राजस्व का प्रमुख हो गया और न्याय का प्रमुख बन जाता है। ठीक है, सूबेदार की नियुक्ति करने का कोई निश्चित नियम नहीं थी। जो व्यक्ति ज्यादा टकोरी पटाता था उसे सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो नियुक्त सूबेदार हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो सूबेदारी शासन है ये 1788 से कब तक चला? 1818 तक चला है ना, 1788 से लेकर 1818 तक। तो नियुक्त जो सूबेदार हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनके नाम में पहला है महिपत राव दिनकर। दिनकर। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिएगा महिपत
राव दिनकर, ठीक है, महिपत राव दिनकर, इनका जो टाइम पीरियड था 1788 से लेकर जो है 1790 तक इनका समय पीरियड रहा। 1788 से लेकर 1790 तक इनका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। आनंदीबाई के साथ सत्ता को लेकर इनका हमेशा संघर्ष चलते रहा, ठीक है। आनंदीबाई को लेकर क्या हो रहा है, इनका हमेशा सत्ता के, आनंदीबाई के साथ इनका संघर्ष होता रहा। आनंदीबाई कौन थी, आप सबको मालूम है, भीमबाजी भोसले की विधवा थी वो, ठीक है। आनंदीबाई के साथ क्या हो रहा है, हमेशा हर नीतियों को लेकर हमेशा संघर्ष चलता रहा इनका। मतलब आनंदीबाई का जो है प्रशासन में हस्तक्षेप ज्यादा था, ठीक है। दूसरी इसमें इनकी मुख्य बात है, महिपत राव दिनकर 1790 के बीच में इन्होंने किया। रायपुर में जो है बूढ़ा तालाब का निर्माण इन्हीं के समय हुआ। अभी तक तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है। तो महिपत राव दिनकर के बाद दूसरे सूबेदार आते हैं, उसका नाम है विट्ठल राव दिनकर, ठीक है। विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर का जो टाइम पीरियड है यह 1790 से 1796 तक रहेगी, ठीक है। विट्ठल दिनकर जो है 1790 से 1796 तक यह रहे हैं, ठीक। इनके शासनकाल में विदेशात्री ब्लंट आए हुए थे, ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, पहले बता दिया हूं। विट्ठल राव दिनकर के समय ही विदेशी यात्री मिस्टर जेटी ब्लंट यहां पर आए हुए थे, ठीक है। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था, छत्तीसगढ़ में के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक व्यवस्था में परगना सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। परगना व्यवस्था को इन्होंने प्रारंभ किया। पूरा जो छत्तीसगढ़ सूबा था तो इन्होंने क्या किया, परगनों में डिवाइड कर दिया। किसमें कर दिया, परगनों में डिवाइड कर दिया। मतलब जो गढ़ थे उसको समाप्त कर दिया, जो गढ़ प्रशासनिक यूनिट थी उसको समाप्त कर दिया और उसको किसमें बांट दिया, उसको परगनों में डिवाइड कर दिया। समझने वाली बात है ये, ठीक है। और परगनों की संख्या जो है 27 हो गई। मतलब एक सूबा छत्तीसगढ़ था और इस सूबे के अंतर्गत 27 परगने थे, ठीक है। परगने का जो प्रमुख होता था उसका नाम था कमाविजदार। इसको प्रशासनिक व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे फिर से इसको पढ़ेंगे, कमाविजदार, ठीक है। तो पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था था ना, जैसे सूबा, छत्तीसगढ़ का पूरा सूबा हो गया। सूबा से छोटी इकाई कौन थी, परगना थी, और परगना से छोटी इकाई कौन थी, गांव थी, ठीक है। सूबा का प्रमुख कौन होता था, वो पहले मालूम है, सूबेदार था। परगना का प्रमुख किसको बनाया, कमाविजदार को बनाया। और गांव का जो प्रमुख होता था वह गौटिया, वैसे ही बना रहा। गौटिया पद को उसने समाप्त नहीं किया। तो प्रशासनिक व्यवस्था में एक नया शब्द जो है दूसरे जो सूबेदार हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम क्या है, परगना सिस्टम। क्या नाम है उसका, परगना सिस्टम है, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट। ये तीसरे जो सूबेदार हैं उनका नाम है भवानी कालू, ठीक है। भवानी कालू, इनका समय बहुत अल्पकाल का रहा है, ठीक है। इनका समय जो है बहुत कम समय के लिए रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इनके समय के लिए। फिर है केशव गोविंद, उसके बाद आया केशव गोविंद, ठीक है। ये सबकी नियुक्ति कौन कर रहा है, सबकी नियुक्ति जो है वेंकोजी भोसले ही कर रहे हैं, जिनको छत्तीसगढ़ का प्रभार है, ठीक है। 1797 से यह 1800
8 तक रहा ये। 1797 सबसे 1708 तक रहा ना, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला सूबेदार है। लंबे अवधि तक रहने वाला क्या है, यह सूबेदार है ये। ठीक है, केशव गोविंद। ठीक है, इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है, कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आया, और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी संबलपुर क्षेत्र को संबलपुर क्षेत्र को जो है नागपुर राज्य के अंदर शामिल कर लिया। संबलपुर क्षेत्र को मराठा क्षेत्र में शामिल कर लिया जीत कर। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी ठीक, पिंडारियों के आक्रमण से छत्तीसगढ़ की रक्षा की। पिंडारियों के आक्रमण से छत्तीसगढ़ की रक्षा की। यही पिंडारियों को जो है पेंड्रा में बसाया गया था, इसलिए पेंड्रा को पिंडारियों के नाम से उसका पेंड्रा नाम पड़ा। पिंडारी जो है लुटेरे थे। ठीक है, उसके बाद अगला जो सूबेदार है, जो अगला सूबेदार है उसका नाम है बिंको जी पिंटो। बिंको जी पिंटो बहुत अल्प समय के लिए है ये दोनों, एवं बिंको जी पिंटो एवं बीरो कुललकर। ठीक है, बहुत कम समय के लिए है ये। मैं आपको पहले बताया कि सूबेदारों का कोई निश्चित नियम नहीं था, जो ज्यादा टपोली पटा कर देता था उसको ही सूबेदार बना दिया जाता था। फिर आते हैं बीकाजी गोपाल। ठीक है, फिर कौन आता है, बीकाजी गोपाल। 1809 से लेकर 1817 तक रहते हैं ये बीकाजी गोपाल। इनके समय भी पिंडारियों का आक्रमण हुआ। इन्हीं जब ये सूबेदार था तभी जो है बैंको जी भोसले की मृत्यु हो गई। बैंको जी भोसले की मृत्यु हो गई 1811 में। ठीक, इन्हीं के समय जो है रघु जी द्वितीय की मृत्यु हो गई। नागपुर राज्य का जो राजा था रघु जी द्वितीय, रघु जी किसके थे, नागपुर के शासक थे। नागपुर के शासक, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां नंबर का सूबेदार सखाराम हरी एवं सीताराम टाटिया। ठीक है, इनका भी समय बहुत अल्पकाल का है, 1817 टू 1818। ठीक है, दोनों ही बहुत अल्प समय के लिए थे, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखेगा, प्रीलिम्स में कभी कभी सूबेदारों का सीक्वेंस पूछ जाता है। अंतिम जो सूबेदार थे उसका नाम था यादव राव दिवाकर।
ठीक है। यादवराव दिवाकर 1817 टू 1818, बहुत ही अभी बहुत कम समय के लिए था ये 1817 से या 1817 ही आएगा इनका। 8 महीने 7 महीने के लिए थे शाखा हरी और सीताराम टाटिया। ठीक है। यादवराव दिवाकर 1717 से 1718, ये भी कुछ महीनों के लिए थे। ठीक है। और 1818 में छत्तीसगढ़ के नागपुर राज्य जो है पर ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती है, मतलब अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो सूबा शासन का समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सूबा शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये सूबा शासन जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये सूबेदारों की स्थिति हो गई। तो वह क्या कंडीशन था कि छत्तीसगढ़ में जो है 1818 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्ता को अपने अधीन कर ले दिया। तो थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाने की जरूरत है यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर 2 मिनट। यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अब देखिएगा जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर बैक में जाने की जरूरत है। 1816 में रघु जी सेकंड की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगला पेशवा जो है कौन बनता है? मोधो जी बनते हैं। अगला पेशवा कौन बन रहा है? मोधो जी अगला पेशवा बन जाते हैं। ठीक है। मोधो जी की ही कुछ महीने के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला पेशवा कौन बनता है? परसो जी। अब देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। रघु जी सेकेंड की 1816 में डेथ कर जाता है, मृत्यु कर जाता है। रघु जी द्वितीय का एक भाई होता है, उसका नाम रहता है अप्पा साहब। क्या नाम रहता है इसका? नाम अप्पा साहब इसका नाम रहता है। ठीक है। रघु जी द्वितीय के बाद जो है अगला शासक जो है मुधो जी बनते हैं। मुधो जी की मृत्यु के कुछ समय बाद होती है, अभी परसो जी भोसले बनते हैं। परसो जी भोसले अगला शासक बनते हैं। ठीक है। परसो जी भोसले का भी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अब देखिए, जब रघु जी द्वितीय की मृत्यु 1816 में हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मन में था अप्पा साहब का कि अब मैं नागपुर का राज्य मुझे मिलेगा, नागपुर का शासक मैं क्या हूंगा? मैं हूंगा। बट किसको बना दिया जाता है नागपुर में? मुधो जी को बना, जो रघु जी द्वितीय का बेटा रहता है। किसको बन जाता है? वह मुधो जी को बना दिया जाता है। ठीक है। मुधो जी के मरने के बाद जो है अगला शासक जो है परसो जी भोसले बन जाता है। अब जब परसो जी भोसले को अगला शासक जो परसो जी भोसले को बनाया गया, तो यह बात जो है अप्पा साहब को अच्छी नहीं लगी। अप्पा साहब क्या करना, वो अप्पा साहब क्या था इस समय? छत्तीसगढ़ का प्रशासक था। ठीक है। अप्पा साहब जो है यह अंग्रेजों के शरण में चला गया, अंग्रेजों के शरण में चला गया और अंग्रेजों की मदद से नागपुर का राजा बनने की
राजा बनने की प्रयास करने लगा। ठीक है, अब क्या किया, और अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया उन्होंने, एक ऑक्सिलरी ट्रीटी की। और अंग्रेजों के साथ क्या, वारेन हेस्टिंग था उस समय, अंग्रेजों के साथ इसने क्या कर दिया, सहायक संधि जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी ट्रीटी, सहायक संधि साइन कर ली। मुझे आप नागपुर का राज्य बनाइए, तो आपको भी क्या करना, नागपुर राज्य के कुछ हिस्से मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बट मुधो जी की मृत्यु के बाद कौन हुआ, परसोजी भोसले को अगला प्रशासक बना दिया गया, यहाँ का नागपुर का राजा बना दिया गया। ठीक है, यह बात अप्पा साहब को नहीं लगा। अप्पा साहब जो है परसोजी भोसले को षड्यंत्र किया, और परसोजी भोसले अप्पा साहब के षड्यंत्र का शिकार हो गए और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई, परसोजी भोसले की भी मृत्यु हो जाती है। परसोजी भोसले की जब मृत्यु हो जाती है तो नागपुर में कोई वारिस नहीं था, तो अप्पा साहब को जो है, अप्पा साहब को जो है क्या हो गया, नागपुर का राजा बना दिया गया, नागपुर का शासक बना दिया गया। ठीक है, नागपुर का शासक जो है अप्पा साहब को यहाँ पर नागपुर का शासक बना दिया गया। ठीक, ये बात क्लियर चीज है। अंग्रेजों की मदद से क्या हो गया, अप्पा साहब, अब अंग्रेज तो घुस चुके थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या कर दिया था, गुप्त संधि करके ऑक्सिलरी ट्रीटी साइन कर चुके थे। ठीक है, लेकिन इसी बीच क्या होता है, पेशवा के नेतृत्व में, पेशवा के लीडरशिप नेतृत्व में सभी मराठे मिलकर अंग्रेजों के साथ एक युद्ध करते हैं, अंग्रेजों के साथ एक युद्ध करने की रणनीति तैयार करते हैं। सभी मराठे, मराठा वर्सेस ब्रिटिशर्स, सभी ब्रिटिशर्स जो है मराठों के साथ मिलकर क्या हो रहा है, मराठा, सभी मराठे मिलकर, जिसमें पेशवा है, सिंधिया है, ठीक है, सिंधिया है, भोसले हैं, सभी ने मिलकर अंग्रेजों के साथ क्या किया, युद्ध करने की रणनीति बनाई। क्योंकि देखिए भोसले में, ये भोसले का नेतृत्व कौन कर रहा था अभी, अप्पा साहब। कौन कर रहे थे, अप्पा साहब कर रहे थे ना, इनका लीडर कौन था, भोसलों का नेतृत्व कौन कर रहा, अप्पा साहब। तो अप्पा साहब जो है अंग्रेजों की ही मदद से क्या बने, राजा बने, और पेशवा के साथ मिलकर अंग्रेजों के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, एंग्लो मराठा वार थर्ड हो रहा था, एंग्लो मराठा, बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वार थर्ड, जो 1817 से 1818 तक चला, इसमें उन्होंने हिस्सा ले लिया। आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। तो अप्पा साहब की अंग्रेजों की मदद से क्या बने, राजा बने, और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया उन्होंने, पेशवा का साथ दिया अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने में, जो पेशवा जो है अपने स्वतंत्रता के लिए, ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में जो है, जिसको एंग्लो मराठा वार थर्ड कहा जाता है, इस युद्ध में मराठों की हार हो गई। क्या हो गई, मराठों की बुरी तरीके से हार हो गई। ठीक है, इस मराठों की क्या हो गई, बुरी तरीके से हार हो गई। अब हार होने के बाद जो है अप्पा साहब को जो है अंग्रेजों ने नागपुर के राजा का पद छीन लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो भागने में सफल हो जाते हैं, वो उसकी कहानी बाद में है। ठीक है, ठीक है, अप्पा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो भागने में सफल हो गए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, रघुजी तृतीय को जो है नागपुर का राजा बनाया।
रघुजी तृतीय को क्या किया, नागपुर का राजा बनाया। ठीक है, क्योंकि रघुजी तृतीय क्या था, यह अवयस्क था, बच्चा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, रघुजी तृतीय के साथ एक साइन कर लिया कि जब तक यह वयस्क नहीं हो जाता तब तक प्रशासन जो है वह अंग्रेज चलाएंगे, और जैसे ये वयस्क हो जाएगा प्रशासन हम रघुजी तृतीय को सौंप देंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा रघुजी तृतीय कौन है, रघुजी तृतीय जो है परसो जी का बेटा था ये। ठीक है, ठीक। तो रघुजी तृतीय जब तक वयस्क नहीं हो जाते तब तक अंग्रेजों ने 1818 से लेकर 1830 तक जो है अंग्रेजों ने प्रशासन का संचालन किया। इस प्रकार हम नेक्स्ट फेज में आते हैं, शासन आते हैं 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश नियंत्रण काल। तो रघुजी तृतीय के साथ संधि कर लिया और 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में जो है ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। ठीक है, ब्रिटिश शासन अधीन मराठा, ऐसा भी कर सकते हैं, या अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो शासन जो था, तो यहाँ पर दो चीज आता है, एक पद आता है रेजिडेंट, इसको मैं अगली क्लास में, और दूसरा होता है ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट। ठीक है, रेजिडेंट जो है वह नागपुर के दरबार में बैठता था और वह ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के माध्यम से क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ का शासन चला रहा है। ठीक है, तो 1818 में सूबेदार जो पद था उसको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया, रिप्लेस किया गया ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट या ब्रिटिश अधीक्षक के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षकों के द्वारा जो है उस पद को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। ठीक है, नागपुर दरबार में जो ब्रिटिश अधिकारी बैठता था उसका नाम, उस पद का नाम था रेजिडेंट। क्या नाम था, रेजिडेंट था। उस समय जो रेजिडेंट था उसका नाम था जेनकिंस, और छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाने के लिए ये जेनकिंस जो है क्या करता था, ब्रिटिश अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति करता था। क्या करता था, सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति करता था। तो रेजिडेंट जो है ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से क्या कर रहा है, वह छत्तीसगढ़ का शासन चला रहा है। तो ये 12 वर्षों तक कौन कौन से छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक आए और क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या प्रशासन में किए, तो अगला फेज हमारा होगा 1818 से लेकर 1830 तक का शासन व्यवस्था, ठीक है, मराठा ब्रिटिश नियंत्रण काल या ब्रिटिश शासन अधीन मराठा, ब्रिटिश शासन अधीन मराठा। ठीक है,
तो अगली क्लास में हम इसको करेंगे।